वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। पाक ईरान ताल्लुकात, सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर अहम गुफ्तगू, कौमी सलामती के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वजीर खारजा के दौरा इस्लामाबाद का पहला अहम वर्किंग सेशन मुकम्मल। मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दिफाई और सिफारती रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। ईरानी वजीर खारजा की सरबराही में वफ्द वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेगा। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा की इस्लामाबाद में मुलाकात और पाक ईरान ताल्लुकात, सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर गुफ्तगू हुई है। आज तमाम तर क्या सूरत हाल रहेगी, इस्लामाबाद का क्या शेड्यूल होगा, कौन कौन सी मुलाकातें शेड्यूल हैं? डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, आगाह कीजिए। देखिए जी, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद पहुंचते ही अपनी मसरूफियात का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल थी और इसमें तमाम तर इश्यूज़ जो है वो तफसीली तौर पर ज़ेर गौर आए हैं। इसके साथ साथ उनकी आज वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के साथ भी मुलाकात है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात है। ये मुलाकात जो है वो शाम को शेड्यूल है और इस मुलाकात में भी पाकिस्तान की जो अमन की कोशिशें हैं, जो सालसी का किरदार है और सालसी के हवाले से जो इक़दाम पाकिस्तान कर रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसमें तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। और बिलखसूस जो ईरान का मौक़िफ़ अब सामने आ रहा है, जो ईरान की तजावीज़ सामने आ रही हैं, वो सालिस की हैसियत से हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँच रही है। कुछ डिस्कशन हो चुकी है और कुछ आज शाम को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में होगी। वो भी मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है और ये बताया गया है कि ईरान के सदर का एक खसूसी पैगाम भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की लीडरशिप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुँचाएंगे। चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर के साथ तफसीली टेलीफोनिक रब्ता हुआ था, जिसमें तमाम तर इश्यूज़ तफसीली तौर पर ज़ेर गौर आए थे। कोशिश हुकूमत पाकिस्तान की ये है कि ईरान की जितनी भी तजावीज़ हैं उनको अमेरिका के साथ शेयर किया जाए और सालसी को आगे बढ़ाया जाए, ताकि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का ये दूसरा जो राउंड है उसको फैसला कुन और नतीजा खेज़ बनाया जा सके। अमरीकी डेलीगेशन की आमद का भी इंतज़ार है और इस बात का इम्कान है कि कल तक 2 रुकनी अमरीकी डेलीगेशन भी आ जाएगा। ईरान का ये मुतालबा है और ईरान की ये कोशिश है कि वो सालिस के ज़रिए अपना पैगाम जो है वो अमरीकी लीडरशिप तक पहुँचाए और ईरान के जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इज़हार जो है वो बराह रास्त मुज़ाकरात की बजाय पहले पाकिस्तान के ज़रिए सालिस तक पहुँचाया जाए। तो आज इस हवाले से तफसीली तौर पर मज़ीद मुलाकातें भी हो रही हैं और इन मुलाकातों में भी पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है ताकि इस मसले का जल्द से जल्द हल निकाला जा सके। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी तो पहले ही बहुत सख्त रखी गई है। यहाँ पे पहले ही वफूद मौजूद हैं, अमेरिका के डेलीगेशन जो है यहाँ पे मौजूद हैं और अमेरिकी एक और डेलीगेशन जो आ रहा है, उस वजह से आज भी सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त की गए हैं। रात गए जो है मुलाकातें हुई हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा की, आज भी मुलाकात शेड्यूल है और आज शाम को जो है उनका दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है जी, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अमेरिका ईरान का मौक़िफ़ सुनने के लिए तैयार है। तस्दीक करती हूँ, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आज इस्लामाबाद जा रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं कि ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। जेडी वेंस अभी यही रहेंगे, सूरत हाल पर नजर रखेंगे। अमरीकी वफ़द पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा। I can confirm Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be off to Pakistan again tomorrow morning to engage in talks, direct talks intermediated by the Pakistanis, who have been incredible friends and mediators throughout this entire process, with representatives from the Iranian delegation. Look, the Iranians reached out, as the president called on them to do, and asked for this in-person conversation. So the president is dispatching Steve and Jared to go hear what they have to say, and we're hopeful that it will be a productive conversation and hopefully move the ball forward towards a deal. I mean, look, President Trump has made his red lines throughout this entire process very clear. He was flexible in extending the ceasefire, and so Steve and Jared will be off to hear what they have to say. ईरान और अमेरिका के दरमियान फिलहाल किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। ईरान अपने मौक़िफ़ को पाकिस्तान के जरिए आगे पहुंचाने का इरादा रखता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने एक्स पर लिखा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जहां वो अपने दौरे के दौरान पाकिस्तानी आला क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन की बहाली के लिए अपनी सालिसी और सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है।
ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دورہ پاکستان صرف دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کے لیے ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کی ایکس پر پوسٹ لکھا، غیر ملکی صحافیوں سے ملاقات میں واضح کیا ہے کہ عباس اراغچی کو ایٹمی معاملے پر مذاکرات کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ یہ معاملہ ایران کی سرخ لکیروں میں سے ایک ہے۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں وزرائے خارجہ نے امریکہ ایران مذاکراتی عمل آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا، امید ظاہر کی کہ مذاکرات دوسرا دور مستحکم جنگ بندی، کشیدگی میں کمی اور تنازع کے خاتمے کا راہ ہموار کرے گا۔ وزیر خارجہ عبدالعاطی نے بحری آمد و رفت کی آزادی اور خلیجی ممالک کے سیکیورٹی خدشات دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے، ہم اب ایران میں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو بااختیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس سے گفتگو، کہا ایران کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ ایران امریکی مطالبات کے مطابق پیشکش دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایرانی پیشکش کا مقصد امریکی مطالبات کو پورا کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں ایران کس طرح کی پیشکش لاتا ہے۔ کسی بھی معاہدے میں ایران کے افزودہ یورینیم ترک کرنا شامل ہوگا۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی آمد و رفت کی آزادی دینا بھی شرط ہے۔ جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ امریکہ کی زیادتی کو باعث فی الحال واشنگٹن سے مذاکرات کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایران کی جانب سے مذاکرات کی درخواست کا وائٹ ہاؤس کا دعویٰ مسترد کرتے ہیں۔ ایران کی جانب سے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی درخواست جھوٹ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان فون پر رابطہ ہوا۔ نیتن یاہو نے کہا ٹرمپ سے بہترین گفتگو ہوئی، ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان میں تاریخی امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کرتی ہے، جسے حزب اللہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میزائل صلاحیتوں کا بڑا حصہ ابھی غیر استعمال شدہ رہ گیا ہے۔ ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان جنرل رضا طلائی کا کہنا ہے میزائل صلاحیتوں کا ایک اہم حصہ ابھی استعمال نہیں کیا۔ ایران کے پاس دشمن کو جواب دینے کے لیے بڑی صلاحیت موجود ہے۔ امریکہ توانائی وسائل کے حصول کے لیے دوسرے ممالک پر حملہ کرتا ہے، صرف تیل کے لیے دوسرے ممالک میں فوجی مداخلت کرتا ہے۔ ایران اور وینزویلا کی مثال ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی امریکی پالیسیز پر شدید تنقید، کہا امریکہ عالمی توانائی منڈیوں پر غلبہ حاصل کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ واشنگٹن اپنے مفادات کے لیے بغاوت، اغوا اور رہنماؤں کے قتل جیسے طریقے بھی اختیار کرتا ہے۔ امریکی طرز عمل سے بین الاقوامی قوانین کی حیثیت کمزور ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا تصور غالب آ رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور متحدہ عرب امارات کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی بحران کے حل کے لیے مذاکرات کی بحالی پر زور دیا، اتفاق کیا کہ جلد دیرپا اور پائیدار معاہدے تک پہنچنے کے لیے بات چیت کا دوبارہ آغاز ضروری ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے زور دیا ہے کہ تنازع کے حل کے لیے خطے کے تمام ممالک کے جائز مفادات کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ امریکی فوج سے تعاون کے شعبے میں بحری جہاز تحویل میں لے لیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے انہوں نے امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے شعبے میں ایک جہاز کو قبضے میں لیا ہے۔ بحری جہاز نے خلاف ورزیاں کی اور وارننگ کو نظر انداز کیا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران سے وابستہ 34 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز کی کرپٹو کرنسی فریز کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بتایا کہ ایران کے متعدد کرپٹو والیٹس پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ مقصد ایران کے فنڈز پیدا کرنے اور منتقلی کی صلاحیت کو منظم طریقے سے ختم کرنا ہے۔ ایران کی جانب سے فنڈز کی واپسی ترسیل کے راستے بند کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ نے ایرانی تیل کی تجارت پر چین کی آئل ریفائنری اور 40 شپنگ کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی تیل کی نقل و حمل میں ملوث چینی ریفائنری درجنوں بحری جہازوں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کہتی ہے پابندیوں کا مقصد ان کی آمدنی کے سب سے بڑے ذریعے تیل کی برآمدات کو مکمل روکنا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کی وجہ سے 10 بڑی شپنگ کمپنیوں کے 43 سے زائد جہاز پھنسے ہوئے ہیں۔ لائڈز لسٹ کے مطابق ایم ایس سی کے 2 جہاز ایران نے قبضے میں لے لیے ہیں، جبکہ ایم ایس سی، سی ایم اے،
CGM, कॉस्को, हैपिग लाइट के कुछ जहाज महफूज तरीके से निकलने में कामयाब हुए। अमेरिका ईरान जंग की वजह से बड़ी शिपिंग कंपनियों ने खित्ते में अपनी सर्विसेज मुअत्तल कर रखी हैं, जिसके बायस तिजारती सरगर्मियां ताखीर का शिकार हैं और अखराजात में इजाफा हो रहा है। अमरीकी फजाइया के दर्जनों तैयारे मुसलसल और बिला तातुल मशरिक़ वस्ता के ममालिक में जंगी सामान पहुंचा रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान से मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ने कई रिफ्यूलिंग तैयारे इसराइल पहुंचा दिए हैं। CNN का कहना है अमरीका का तीसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज S.W. बुश भी मशरिक़ वस्ता पहुंच चुका है। 20 बरस में पहली अमरीकी बहरिया को इतनी बड़ी तादाद में अरब खित्ते में तैनात किया जा रहा है। US सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में 200 से ज़ायद तैयारे और 15,000 बहरी एहलकार और मैरीन्स तैनात हैं। उधर बरतानिया ने पासदाराने इनकलाब को कालादम करार देने के लिए कानून साजी पर काम शुरू कर दिया है। BBC के मुताबिक पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी के नए इख्तियारात मुतारिफ करवाए जाएंगे। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर कहते हैं हुकूमत आइंदा चंद हफ्तों में कानून मुतारिफ करवाएगी, जिसके तहत ईरान के पासदाराने इनकलाब को पाबंदियों के दायरे में लाया जा सकेगा। यूरोपीय यूनियन फरवरी ही में फैसला कर चुकी है कि पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है यूरोपीय ममालिक को अपने मफादात के दिफा के लिए खुद आगे आना होगा। अमरीका, रूस और चीन यूरोपीय ममालिक के खिलाफ हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये एक गैर मामूली लम्हा है। वक्त है कि हम जाग जाएं। हम खुद पर एतमाद करते हुए अपने एजेंडा पेश करना होगा। अमरीकी मईशत को बहरान का सामना है। डॉलर स्वैप और दीगर मालियाती इक़दाम का मकसद अमरीकी असासों की बेहंगम फरोख को रोकना है। ईरानी स्पीकर बाकी कालिबॉफ कहते हैं अमरीका में बाज़ सरमायाकारों के लिए असासे फरोख करना महदूद या मुश्किल कर दिया है। इदारा जाती सरमायाकारों पर फरोख की हद मुकर्रर कर दी गई। आबना हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ने पर मालियाती रास्ते मज़ीद महदूद हो सकते हैं। सूरत हाल बिगड़ने से पहले फैसले करने होंगे। इसराइल की लबनान पर सीज फायर के खिलाफ वर्जियां जारी हैं। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी लबनान पर इसराइली फजाई हमलों में मजीद 6 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में फजाई और ड्रोन हमले किए। बेंते जबील के इलाके कुफरा को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। जनूबी शहर सोर के इलाके अलबासतीन में भी इसराइल ने ड्रोन हमला किया, जिससे अमलाक को नुकसान पहुंचा। गजा पर इसराइली फौज के हमलों में 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली और जनूबी गजा पर इसराइल ने फजाई और जमीनी हमले किए। खान यूनिस के इलाके मवासी में पुलिस की गाड़ी पर हमले में 8 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। बैतुल्लाहिया में कमाल अदोन अस्पताल के करीब रिहायशी इलाके पर इसराइली गोलाबारी से खातून अपने 2 बच्चों समेत शहीद हो गई। गजा सिटी में पुलिस पार्टी पर इसराइली तैयारे की बमबारी में 2 अफराद शहीद और 2 जख्मी हो गए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल 26 रुपए से 77 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर, पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। क्या मैं तो मालूम भी नहीं था कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे देख चुका हूँ कि भाई 394 कर दिए। भाई अब गरीब पे ख्याल रखें। सैलरी हमारी वहीं की वहीं है और पेट्रोल के रेट बढ़े ही जा रहे हैं। गरीब पे रहम करें, तो यही मुतालबा है और क्या करें। कल यहाँ से G9 से किम्स गया हूँ, 3 बंदे मोटरसाइकिल में मेरे पास आ गए। वो कहता मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। दूसरा कहता मैंने यार 150 पे चल जाऊँगा, आ जाओ तुम मेरे साथ। उसने मुझे सिर्फ बोला ये 150 रुपये मेरी जेब में यार, मैं मजबूरन 150 पे आपके साथ आया हूँ, वरना मेरे बच्चे के लिए दूध नहीं मेरे घर में। तो आम को बजाय रिलीफ देने के इस तरह ना ज्यादती ना करें, पेट्रोल सस्ता करना चाहिए आवाम को। आम तो मर रही है, अब खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोल के लिए तो बड़ा मुश्किल है मैनेज करना। कुछ बचेगा तो परेशानी दसांगे, तो बचना ही कुछ नहीं और हकीकत नहीं बच रही। पेट्रोल आजकल तो बहुत महंगा है यार, और गरीब के सर पे पाँव रखना है। अपील है कि थोड़ा सस्ता करो, गरीब बहुत मजबूर है इधर। हम सब परेशान है यार, वल्ला सोचते हैं कि क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा है यार। इनका फर्ज बनता है, इनका हक बनता है, हम इनके अवाम में ये हमारे लिए कुछ आसानी का मामला करें। लेवी और नाजायज टैक्स खत्म करने के बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने एक्स पर लिखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवसत और गरीब तबके को तोड़ देगा, सनतों और कारोबार को भी बर्बाद करेगा।
हाफिज नईम ने कहा, इंतहाई महंगी बिजली और गैस ने पहले ही हर चीज की कीमत में आग लगाई हुई है। अब इस पर मजीद हथौड़े चलाए जा रहे हैं जो नाकाबिले कबूल हैं। हुकूमत फौरी पेट्रोलियम लेवी का खात्मा करे और कीमतों में इजाफा वापस ले। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की मौसर इब्लागी हिकमत अमली के बायस ज़मीं बोस हुआ। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बायस भारतीय डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन गैर मौसर बना दी गई और भारतीय झूठ को हकायक और शवाहिद से मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के मुतालबे से भारतीय मौक़िफ़ और अज़ाइम को शदीद नुकसान पहुंचा। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग से मुतालिक मोदी सरकार का गुमराहकुन बयानिया मुस्तरद कर दिया। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर मकबूजा कश्मीर के शहरी ने पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के लिए मोहब्बत भरे पैगाम में कहा, पहलगाम से 1 साल कबल मोदी की जिल्लत का आगाज हुआ था और भारत का गुरूर खाक में मिला। इस जगह को आप पहचान गए होंगे, ये पहलगाम है। आप इस जगह को देखें, कितनी खूबसूरत जगह है। और इस जगह की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से मोदी की जिल्लत शुरू हुई थी और यहीं से भारत का गुरूर टूटा था। इन हिंदू काफिरों ने सबसे पहले इस जगह पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया और उस ऑपरेशन की आड़ में सैकड़ों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया और कई कश्मीरियों के इनकाउंटर करके उनको शहीद कर दिया गया। आज के दिन हम पाकिस्तानी फौज को और ख़ास तौर पर आसिम मुनीर भाई को खराज तहसीन पेश करते हैं। आसिम मुनीर भाई, आपने जो भारत को करारा जवाब दिया था उसकी गवाही पूरी दुनिया ने दी। आज 1 साल हो गया है, लेकिन भारतीय गोदी मीडिया आज भी गिरे हुए राफेल और तबाह हेडक्वार्टर्स को याद करके रो रहा है। आखिर में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी आज़ादी की कदर करें, अपनी फौज की कदर करें और इत्तेहाद से रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। आसिम मुनीर जिंदाबाद। सिख फॉर जस्टिस ने भारत को जहन्नुम करार देने के सादर ट्रंप के बयान को दुरुस्त करार दे दिया। वीडियो पैगाम में गुरबचन सिंह पन्नू ने कहा, भारत में सिखों को दिहाइयों से जुल्म और सितम का सामना है। मोदी हुकूमत में सिखों को मुआशी तबाही और नस्ल कुशी का सामना है। भारतीय पंजाब को आज़ाद कराने के लिए आलमी रेफरेंडम मुहिम चला रहे हैं। अमेरिका में बास हिंदू कौम परस्त हल्के मुबैना तौर पर अमेरिका मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने अमेरिका में आबाद भारतीय नयाद हिंदुओं से वफादारी टेस्ट लेने का मुतालबा किया। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, वज़ीर आज़म ने PSL फाइनल के लिए तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में लिखा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत देने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म भी चाहते हैं कि फैंस को इजाजत मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने किफायत जारी मुहिम पर भी जोर दिया है। अलबत्ता फ्रेंचाइज मालिकान की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने फाइनल के लिए फैंस को इजाजत दे दी है। वज़ीर आज़म के फैसले पर उनका शुक्रगुजार हूँ। PSL 11 का फाइनल 3 मई को कदाफी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल है। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने एक नए AI फीचर की आजमाइश शुरू कर दी है, जिसके तहत सार्फिन वीडियोस को मसनूई ज़हानत की मदद से रिमिक्स कर सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी के जरिए वीडियोस में चेहरा, आवाज और पस मंजर तक तब्दील करना मुमकिन होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। देखते रहिए AR बाय न्यूज़।